अध्याय 171 9 मंजिला पगोडा की दूसरी मंजिल। लिटिल येलो ने ये जियाओ को देखा और कहा, ड्रैगन के खून को अवशोषित करने में कुछ समय लगेगा। उन्हें अवशोषित करने के बाद मैं तुम्हें अपने जीवन शक्ति सार की एक बूंद दूंगा। मेरे जीवन शक्ति सार की एक बूंद भी किसी व्यक्ति को मौत के कगार से जीवन में लाने के लिए पर्याप्त है। यहां तक कि अगर आपके शरीर के अंग काट दिए जाएं, तो यह आपके उन अंगों को फिर से उगा देगा। मेरे जीवन शक्ति सार की एक बूंद अभी तुम्हारे लिए पर्याप्त होनी चाहिए। यदि तुम्हें कभी और अधिक की आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हें उस समय दे दूंगा, लेकिन अभी समय नहीं है। जब ये जियाओ ने उससे सुना तो उसने कहा, जो भी हो, और चला गया। लिटिल येलो ने उसकी लुप्त होती हुई आकृति को देखा और बुदबुदाया, मैं तुम्हें अपने जीवन तत्व की एक बूंद से अधिक नहीं दे सकता, अन्यथा ये तुम्हारी साधना के मार्ग में एक पत्थर बन जाएगा। यदि तुम सोचते हो कि तुम गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी मेरे जीवन तत्व की मदद से जल्दी ठीक हो सकते हो, तो मैं क्या करूंगा? चूंकि आप स्वर्गीय मोती के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए आपको अधिक शक्तिशाली बनना होगा, अन्यथा आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। दूसरी ओर ये जियाओ स्वर्गीय मोती की दुनिया से बाहर नहीं निकला। वह सीधे 9 मंजिला पगोडा की दूसरी मंजिल पर पहुंचे। अब जबकि उसने 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की दूसरी परत की साधना शुरू कर दी है, वह 9 मंजिला पैगोडा की दूसरी मंजिल में प्रवेश कर सकता है। जब वह 9 मंजिला पगोडा की दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने पहली मंजिल से बिल्कुल अलग दृश्य देखा। 9 मंजिला पगोडा की दूसरी मंजिल संभवतः एक बहुत बड़ा बगीचा था। वह बगीचे में चला गया और उसने देखा कि यह बगीचा 9 मंजिला पगोडा के बाहर घास के मैदान जैसा दिखता है। फर्क सिर्फ इतना था कि यह बगीचा बाहर के घास के मैदान से कई गुना बड़ा था। अचानक उसे लगा कि उसके दिमाग में सूचनाओं का एक प्रवाह उमड़ रहा है। जब उन्होंने उस जानकारी का अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि यह वास्तव में बाहर के घास के मैदान जैसा ही था, बल्कि उससे भी अधिक आश्चर्यजनक था। यह न केवल औषधीय और आत्मिक जड़ी बूटी विकसित कर सकता है, बल्कि यह उन्हें बाहरी दुनिया की तुलना में कई गुना तेजी से विकसित भी कर सकता है। यदि किसी औषधीय जड़ी बूटी को परिपक्व होने में 100 वर्ष लगते हैं, तो 9 मंजिला पगोडा की दूसरी मंजिल पर उसे परिपक्व होने में केवल 1 वर्ष लगेगा। इतना ही नहीं, यहाँ औषधीय जड़ी बूटियों के बढ़ने का समय उनकी ताकत के विपरीत आनुपातिक था। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ेगी, जड़ी बूटी को परिपक्व होने में लगने वाला समय कम होता जाएगा। खैर, यहाँ बगीचे का आकार ठीक इसके विपरीत था। यह उसकी ताकत के सीधे आनुपातिक था। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ेगी और वह अपनी साधना में अगले क्षेत्र में प्रवेश करेगा, उसकी ताकत के साथ साथ यहाँ के बगीचे का आकार भी बढ़ता जाएगा। इतना ही नहीं, वो यहाँ एक ही जड़ से औषधीय जड़ी बूटी भी उगा सकते हैं। जब ये जियाओ को ये पता चला तो उसका उत्साह बढ़ गया। उसके पास आत्मा चुराने वाले फल की जड़ थी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अब आत्मा चुराने वाले फल का पौधा फिर से अपनी जड़ से उग सकता है? ये जियाओ को अब समझ में आ गया था कि बाहर का घास का मैदान औषधीय जड़ी बूटियां उगाने की जगह नहीं थी, बल्कि 9 मंजिला शिवालय की ये दूसरी मंजिल सही जगह थी। ये शियाओ ने अपना समय बर्बाद नहीं किया और उसने 9 मंजिला पैगोडा की दूसरी मंजिल पर स्थित बड़े बगीचे में ज़ेडलोट्स और अन्य औषधीय जड़ी बूटियों का एक डंठल लगाया। उन्होंने घास के मैदान से आत्मा चुराने वाले फल की जड़ भी निकाली और उसे 9 मंजिला पगोडा की दूसरी मंजिल पर बड़े बगीचे में रोक दिया। ये सब करने के बाद उन्होंने आखिरी बार बगीचे को देखा और 9 मंजिला पगोडा से बाहर निकल गए। उसके बाद वह उस छोटे पहाड़ पर पहुंचा जो 12 बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ था। यहां उन्होंने देखा कि दूसरी गुफा पर लगा अवरोध पहले से ही खुला हुआ था। इससे पहले जब उसने महसूस किया कि वह स्वर्गीय मोती के अंदर दक्षिण दिशा को छोड़कर सब कुछ देख सकता है, तो उसने देखा कि मार्शल किंग दायरे में प्रवेश करने के बाद दूसरी गुफा पर अवरोध पहले ही टूट चुका था। अब वह यहां आया, दूसरी गुफा में प्रवेश किया। यहां उसने गुफा की दीवार पर हर जगह कई चमकीले पत्थर देखे। उसने ये भी महसूस किया कि यहां आध्यात्मिक ऊर्जा पहली गुफा की तुलना में बहुत अधिक सघन थी। मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थर। जैसा कि ये जियाओ ने पहले ही अनुमान लगा लिया था, ये दूसरी गुफा भी एक आत्मा पत्थर की खान थी और यह मध्य श्रेणी के आत्मा पत्थरों की खान थी। उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। उसने खनन शुरू किया और 1 लाख से अधिक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकालने के बाद ही उसने खनन बंद किया। फिर वह स्वर्गीय मोती की दुनिया से बाहर निकला और उस कमरे में प्रकट हुआ जिसमें वह उड़ते जहाज पर था। फिर उसने कागज का टुकड़ा निकाला और उसे उत्सुकता से देखा। उसे लगा कि जब उसने पहली बार इस कागज के टुकड़े को देखा था तो उसमें कुछ असाधारण बात थी। अब जब वह उसे देख रहा था तो उसे वाकई कुछ मिला।
उसने देखा कि कमल के पैटर्न पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वहां क्या लिखा हुआ था। उसने कई बार कोशिश की लेकिन फिर भी लिखा हुआ पढ़ने में असफल रहा। उसने दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन से पूछा कि क्या वह कागज के टुकड़े पर लिखे शब्दों को पढ़ सकता है, लेकिन दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने जो उत्तर दिया उससे वह निराश हो गया। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन भी इसे नहीं पढ़ सका। उसने कहा कि हो सकता है कि ये शब्द किसी विशेष जाति के हों, लेकिन कौन सी जाति यह उसे नहीं पता। चूंकि वह इसे पढ़ नहीं सका, इसलिए ये जियाओ ने कागज के टुकड़े को स्थानिक रिंग में संग्रहित किया और फ्लाइंग शिप से बाहर आ गया। उसने टोंग नियान और उसके दादा को ढूंढा लेकिन वे नहीं मिले। वे अभी भी बाहर थे और वापस नहीं लौटे। अध्याय 172 ग्रैंडमास्टर वान का आगमन। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और एक दिन तोंग नियान उसके पास आया और कहा कि उसके स्वामी अन्य 14 उम्मीदवारों के साथ आ गए हैं। ये शियाओ ने अपना समय बर्बाद नहीं किया और अपने मालिक से मिलने चला गया। इन कुछ दिनों में वह असंख्य अग्नि छवि तकनीक के दूसरे चरण की साधना कर रहा था। अब वह 7 अग्नि क्लोन बनाने में सक्षम था। वह उस छोटे बर्फ के टुकड़े को भी काटना चाहता था ताकि देख सके कि उसके अंदर ऐसा क्या छिपा है जिसने दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। इसमें कहा गया था कि जब वह मार्शल सम्राट के दायरे में प्रवेश कर सकेगा तभी उसे छोटे बर्फ के टुकड़े को काटना चाहिए। ये शियाओ ने दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन के दयालु इरादे को अस्वीकार नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि वह किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश करेगा। चूंकि उसमें उससे कहा गया था कि वह अपनी वर्तमान ताकत से छोटे बर्फ के टुकड़े को न काटे, तो इसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा। इन कुछ दिनों में उन्होंने न केवल असंख्य अग्नि छवि तकनीक की साधना की, बल्कि उन्होंने स्वर्गीय बिजली को नियंत्रित करने का भी प्रयास किया। हालांकि उसने पहले ही स्वर्गीय बिजली को परिष्कृत कर लिया था और उसे अपना बना लिया था, फिर भी वह उसे सही मायने में नियंत्रित करने से बहुत दूर था। मास्टर, ये जियाओ अपने गुरु ग्रैंड मास्टर वांग के सामने आया और उनका अभिवादन किया। ग्रैंडमास्टर वांग ने अपना सिर हिलाया, लेकिन जब उन्होंने ये जियाओ को देखा तो वे चौंक गए। मार्शल किंग दायरे का तीसरा चरण। न केवल आपने मार्शल किंग दायरे में प्रवेश किया है, बल्कि आप वास्तव में केवल 2 महीनों के समय में मार्शल किंग दायरे के तीसरे चरण में आगे बढ़ गए हैं। जब ग्रैंडमास्टर वांग ने ये कहा तो सभी 14 उम्मीदवार चौंक गए। 2 महीने पहले जब ये जियाओ गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए शेष स्थान प्राप्त करने के लिए स्वर्ग तलवार संप्रदाय में पहुंचा, तो वह केवल मूल कोर क्षेत्र के शीर्ष 9वें चरण में था, लेकिन अब केवल 2 महीनों के बाद वह वास्तव में छलांग और सीमा से आगे बढ़ गया और तीसरे चरण के मार्शल किंग क्षेत्र का मार्शल कलाकार बन गया। यह अविश्वसनीय था। एक किसान इतनी तेजी से खेती कैसे कर सकता है? यह गुरु, वास्तव में मेरा एक भाग्यशाली सामना हुआ है और केवल उसी की वजह से मेरी साधना इतनी बढ़ गई है। ये जियाओ ने अपने बालों को खरोंचते हुए एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो एक शर्मिंदा मुस्कान की तरह लग रही थी। ओह, ठीक है। ग्रैंडमास्टर वांग ने केवल अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह पहले से ही जानता था कि ये जियाओ इतना सरल नहीं था। वे सभी शाही परिवार की ओर चले गए। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का समय पहले ही आ चुका था। केवल 3 दिन शेष थे और उन्हें शाही परिवार के पास इकट्ठा होना था। ये जियाओ, तुम वास्तव में कुछ और ही हो। तुम इतने भाग्यशाली कैसे हो सकते हो? तुमने वास्तव में न केवल मार्शल किंग दायरे में प्रवेश किया है, बल्कि तुम इसके तीसरे चरण तक भी आगे बढ़ गए हो। जब वे शाही परिवार की ओर बढ़ रहे थे, वेन जियांग उनके पास आया और अपना एक हाथ ये शियाओ के दाहिने कंधे पर रखते हुए कहा। ये शियाओ ने वेन जियांग की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने ऐसी आवाज में कहा जो गहरी सोच में डूबी हुई लग रही थी, हाँ, मैं वाकई भाग्यशाली था। जब ये शियाओ ने भयानक स्वर्गीय क्लेश और स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन के साथ विलय की प्रक्रिया के बारे में सोचा, तो वह डर से कांपने से खुद को रोक नहीं सका। वेन जियांग ने ये शियाओ के शरीर को कांपते हुए महसूस किया और पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। ये जियाओ ने जल्दी से खुद को शांत किया और वेन जियांग की ओर अपना सिर हिलाया। जल्द ही वे सभी शाही परिवार के पास पहुंच गए। शाही परिवार के द्वार पर शाही पहरेदारों ने उन्हें रोका और उनसे अपना परिचय देने को कहा। जब ग्रैंडमास्टर वांग ने गार्डों को बताया कि वे तीसरी कक्षा से आए हैं, जिसे एजियो ड्रैगन कंट्री के नाम से जाना जाता है, और गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने आए हैं, तो गार्डों ने उन्हें तिरस्कार भरी नजर से देखा। यद्यपि पहरेदारों ने ग्रैंडमास्टर वांग, ओल्ड मैंटोन, ये शियाओ, लिन हाओ और अन्य लोगों को तिरस्कार की दृष्टि से देखा, लेकिन उन्होंने उन्हें शाही महल में प्रवेश करने से रोकने की हिम्मत नहीं की।
आखिरकार ये ग्रैंड जिया साम्राज्य के सम्राट का आदेश था कि गुप्त क्षेत्र के लिए प्रस्थान करने से पहले सभी को शाही परिवार में इकट्ठा होने दिया जाए। वे ग्रैंड जिया साम्राज्य के सम्राट के आदेश की अवहेलना करने का साहस कैसे कर सकते हैं। कुछ ही देर बाद वे सभी शाही परिवार में प्रवेश कर गए और एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां पहले से ही कई अन्य देशों के लोग एकत्र हुए थे। वे सभी ये जियाओ के 18 लोगों के समूह की ओर देखने लगे। जब कुछ युवकों की नजर लिन लिंग और टोंग नियान पर पड़ी तो उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। वे अवश्य ही किसी तीसरी श्रेणी के देश से होंगे। हाँ देखो, यहाँ केवल 16 युवा पुरुष और 2 वृद्ध पुरुष हैं। उनमें से 15 को प्रवेश के लिए उम्मीदवार होना चाहिए। तुम सब इतने जिज्ञासु क्यों हो रहे हो? वे तो तीसरी श्रेणी के देश के कूड़े के ढेर हैं। चलो उनके बारे में बात नहीं करते। हे, भले ही वे सभी बेकार हैं, लेकिन वे 2 लड़कियां बुरी नहीं हैं। हाँ, वे दोनों लड़कियां सचमुच बहुत सुंदर हैं। तीसरी श्रेणी के देश में पैदा होना उनके लिए कितनी बड़ी बर्बादी है। जैसे ही वे बड़े हॉल में दाखिल हुए, उन्होंने कई युवा प्रतिभाओं की तिरस्कारपूर्ण उपहासपूर्ण आवाजें सुनी। न केवल वे युवा प्रतिभाशाली लोग, बल्कि कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और उनके साथ यहाँ आए बूढ़े लोग भी ये जियाओ के समूह को तिरस्कार से देख रहे थे। ये शियाओ और अन्य लोगों को ये सुनकर बुरा लगा, लेकिन ग्रैंड मास्टर वांग ने उन्हें शांत किया और कहा, उनके उपहास के कारण चिंतित मत हो या ऐसा मत सोचो कि तुम उनसे कमतर हो। यदि तुम वास्तव में उनसे कमतर महसूस करते हो तो अपनी ताकत बढ़ाओ और अपने देश को रैंक में ऊपर उठाने में मदद करो। ग्रैंड मास्टर वांग सही कह रहे हैं। वे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि हमारा देश केवल तीसरे दर्जे का देश है। जब हम मजबूत बनेंगे तभी हमारा देश रैंक में ऊपर उठ पाएगा और तभी ये लोग अपना मुंह बंद करेंगे। लिन हाओ ने यह बात सभी की ओर देखते हुए कही। वह अपनी मुट्ठियां भींच रहा था क्योंकि अन्य प्रतिभाशाली लोगों के उपहास से उसे भी दुख हो रहा था। अध्याय 173 प्रस्थान। लिन हाओ ये जियाओ से ज्यादा पीछे नहीं था। इससे पहले जब वह स्वर्ग तलवार संप्रदाय में लिन हाओ से मिला था, वह पहले से ही मार्शल किंग क्षेत्र के प्रथम चरण में था और अब 2 महीने के बाद उसने एक बार फिर अपनी साधना में एक छोटी सी सफलता हासिल की थी। अब वह पहले से ही मार्शल किंग दायरे के दूसरे चरण में था। ये खेती की भी एक आश्चर्यजनक गति थी। ये जियाओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस समय उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक लोगों के इस समूह की निगाहों के नीचे ये जियाओ ने महसूस किया कि 2 हत्या के इरादे उस पर हावी हो रहे हैं। उसने उस दिशा में देखा जहां से हत्या का इरादा आ रहा था और उसने देखा कि हत्या का इरादा वास्तव में ग्रैंड जिया साम्राज्य के उम्मीदवारों के मुख्य समूह से आ रहा था। उसने सबकी ओर देखा और कुछ परिचित चेहरे देखे। हाओ यू, युन जियानेर, झाओ किंग र और झाओ यूफेई। ये जियो हाओ यू, युन जियानेर और झाओ किंग र को देखकर आश्चर्यचकित नहीं था, लेकिन वह उनके बीच झाओ यूफेई को देखकर आश्चर्यचकित था। चूंकि झाओ यूफेई ग्रैंड जिया साम्राज्य के सदस्य के रूप में भाग ले सकता था, इसका मतलब है कि झाओ यूफेई शुरू से ही ग्रैंड जिया साम्राज्य से था। हो सकता है किसी विशेष कारण से वह एज और ड्रैगन देश में चली गई और स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की शिष्या बन गई। उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य उसकी साधना से हुआ। वह वास्तव में मार्शल किंग दायरे के 8वें चरण में पहले से ही थी। मार्शल किंग दायरे के 9वें चरण तक पहुंचने से सिर्फ आधा कदम दूर और मार्शल सम्राट बनने से एक और कदम दूर। वह कितनी उम्र की थी? वह ये शियाओ से 1 साल छोटी थी, लेकिन उसकी साधना अभी भी उससे ज्यादा थी। वह उससे ज्यादा ताकतवर थी। उसने महसूस किया कि हत्या की मंशा वास्तव में हाओ यू और युन जियानर की ओर से आ रही थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे नहीं जानते थे, लेकिन उनमें भी उसके प्रति शत्रुता का भाव था। इनमें से ज्यादातर लोगों के हाओ यू और युन शियानेर के साथ गहरे रिश्ते थे। हो सकता है उन दोनों के पास पहले से ही ये जियाओ के बारे में वे लोग हैं जो उन्हें अपमानित करते हैं और इस वजह से उन लोगों ने उसके प्रति शत्रुता दिखाई। ग्रैंडमास्टर वांग ने फिर से उम्मीदवारों की ओर देखा और गंभीर चेहरे से उन्हें चेतावनी दी, एक बार जब आप गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तो आसानी से किसी पर भी भरोसा न करें, खासकर उन तथाकथित साथियों पर जो चाकू छिपाते हुए आपके चेहरे पर मुस्कुराते हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। जो दुश्मन आप देख सकते थे कि वे आपकी ओर आ रहे हैं, वे खतरनाक नहीं थे। असली खतरे तो वे थे जिन्हें आप आते हुए नहीं देख पाए। ये जियाओ, लिन हाओ और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया। वे ये भी अच्छी तरह समझ गए कि ग्रैंडमास्टर वांग उन्हें क्या बताना चाह रहे थे। अचानक इसी समय कहीं से एक भयावह आभा नीचे गिरी और तुरंत ही बड़े हॉल में उपस्थित सभी लोगों को अपने घेरे में ले लिया।
कुछ ही देर बाद राजा के समान आचरण वाला एक अधेड़ व्यक्ति बड़े हॉल में दाखिल हुआ, उसके पीछे कुछ अधिकारी भी थे। सम्राट यहाँ है। हमने सम्राट को देखा है। हमने सम्राट को देखा है। तुरंत ही सभी ने ग्रैंड जिया साम्राज्य के सम्राट का अभिवादन करना शुरू कर दिया। एजियो ड्रैगन देश के उम्मीदवार भी अपवाद नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ अपवाद थे। ये अपवाद थे ये शियाओ, उसके गुरु ग्रैंडमास्टर वान टोंग नियान और उसके दादा और लिनहाओ। इन पांचों लोगों ने सम्राट का अभिवादन नहीं किया, लेकिन इस समय किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वहां पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे और वे सभी अचानक सम्राट का अभिवादन करने लगे, जिससे बड़े हॉल में हलचल मच गई। देश के तीसरे दर्जे के लोगों के इस समूह पर कौन ध्यान देगा? सभी बहुत विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। चलो उस स्थान पर चलते हैं जहाँ गुप्त क्षेत्र खुलने वाला है। ग्रैंड जिया साम्राज्य के सम्राट ने ऐसे लहजे में कहा जो न तो विनम्र था और न ही अभिमानी। उन्होंने सभी को एक बड़े टेलीपोर्टेशन सर्कल में ले जाकर कहा, हम इस टेलीपोर्टेशन सर्कल में प्रवेश करेंगे, जिसे हमारी यात्रा को आसान बनाने और अधिक समय बर्बाद न करने के लिए यहाँ लाया गया है। अब मेरे ग्रैंड जिया साम्राज्य के उम्मीदवार पहले प्रवेश करेंगे और फिर पहले रैंक वाले देश के उम्मीदवार, फिर दूसरे रैंक वाले देश के उम्मीदवार और इसी तरह आगे बढ़ेंगे। ये वह क्रम भी होगा जिसमें आप सभी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। अब चलो। जब उसने अपनी बात समाप्त की तो ग्रैंड जिया साम्राज्य के उम्मीदवार टेलीपोर्टेशन सर्कल में प्रवेश कर गए और टेलीपोर्टेशन सर्कल के सक्रिय होने के साथ ही वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। ग्रैंड जिया साम्राज्य के बाद प्रथम श्रेणी के देश ने भी टेलीपोर्टेशन सर्कल में प्रवेश करना शुरू कर दिया। उसके बाद दूसरे दर्जे के देशों ने भी प्रवेश किया। जब गोल्डन फ्रेग्रेंस एम्पायर की टेलीपोर्टेशन सर्कल में प्रवेश करने की बारी आई, जबकि अन्य लोग टेलीपोर्टेशन सर्कल में प्रवेश कर रहे थे, बूढ़े आदमी की नजर ये जियाओ पर पड़ी। ये जियाओ, तो तुम तीसरी श्रेणी के देश से हो। ये व्यक्ति साउथवुड सिटी के वान परिवार का पहला बुजुर्ग था। जब उसने ये जियाओ को देखा तो वह पहले तो हैरान हुआ, फिर अचानक उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को साउथवुड शहर के 3 बड़े परिवार ग्रैंड जिया साम्राज्य के शाही शहर के एक बड़े परिवार का वंशज समझते थे, वह वास्तव में एक तीसरे दर्जे के देश का एक बिगड़ेल बच्चा था। तभी उसके मन में फिर एक प्रश्न उभरा। यदि ये जियाओ तीसरी श्रेणी के देश से आया था तो फिर उसके पास इतने सारे आत्मिक पत्थर कहाँ से आए? जब उसने इस बारे में सोचा तो उसके मन में 2 संभावनाएं उभरी। पहली संभावना ये थी कि ये जियाओ ने एक मृत शक्तिशाली साधक की स्थानिक अंगूठी प्राप्त की थी, और दूसरी संभावना ये थी कि ये जियाओ ने आत्मा पत्थरों की एक खदान की खोज की थी। परिस्थिति जो भी रही हो, उसकी निगाहें तुरंत लालच से लाल हो गईं, लेकिन इस समय उसने खुद पर नियंत्रण रखा और शांत हो गया। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और टेलीपोर्टेशन सर्कल में प्रवेश कर गया। ये शियाओ भी वान परिवार के पहले बुजुर्ग के बदलते हाव भाव देखकर हैरान रह गया। उसने मन ही मन खुद से कहा कि उसे कुछ समय के लिए इस व्यक्ति से सावधान रहना होगा। अध्याय 174 पूर्वज का आगमन। कुछ ही समय बाद ये जियाओ और एजियो ड्रैगन कंट्री के अन्य लोग टेलीपोर्टेशन सर्कल में प्रवेश कर गए। जिस क्षण टेलीपोर्टेशन सर्कल सक्रिय हुआ, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर का स्थान घूम रहा है, और एक पल में उसने देखा कि उसके चारों ओर का स्थान स्थिर हो गया है। वे सभी टेलीपोर्टेशन घेरे से बाहर आए और देखा कि उनके सामने एक ऊंचा और भव्य सफेद पर्वत था। यह पर्वत पूरी तरह बर्फ और हिम से ढका हुआ था। बर्फ पर्वत। ये लिन लिंग ही थी जिसने राजसी सफेद पहाड़ को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। लिन लिंग, क्या आप कह रहे हैं कि हमारे सामने वाला ये पर्वत बर्फ का पर्वत है? वेन जियांग ने आश्चर्य से पूछा। मैंने बर्फ के पहाड़ की तस्वीर देखी है और यह मेरे गुरु ही थे जिन्होंने मुझे ये तस्वीर दिखाई थी। लिन लिंग ने सिर हिलाकर कहा। क्या गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का द्वार यही है? 14 उम्मीदवारों में से एक, जो लाल चंद्र संप्रदाय का शिष्य भी था, ने असमंजस में पूछा। उनके प्रश्न ने न केवल ये जियाओ और एजियो ड्रैगन देश के अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि अन्य देशों के साधकों का भी ध्यान आकर्षित किया। वे सभी भ्रमित थे। अरे बदमाश, इस बार तो तुम गुप्त लोक में ही मर जाओगे। अपने अंतिम क्षणों का ठीक से आनंद लो। जैसे ही ये जियाओ बर्फ पर्वत को देख रहा था, एक समूह से एक आदमी ने अचानक उन पर व्यंग्य किया। हर कोई चौंक गया और ये देखने लगा कि आखिर वह कौन है जो उन्हें इतने खुलेआम उकसा रहा है। ये वास्तव में हाओ यू है। जब किसी ने अभी बोलने वाले की ओर देखा तो उसने पाया कि यह हाओ यू था जिसने तीसरी श्रेणी के देश के एक मार्शल कलाकार को धमकी दी थी। मैंने सुना है कि हाओ यू को ट्रेजर पवेलियन में किसी ने अपमानित किया था।
ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं और जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है वह तीसरी श्रेणी के देश का एक बिगड़ेल लड़का है। उन्होंने हाउ यू के बारे में अफवाहें सुनी थी कि किसी ने उसे अपमानित किया है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में तीसरी श्रेणी के देश का एक युवक होगा। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि यह युवक मौत को आमंत्रित कर रहा था? जब किसी ने ट्रेजर पवेलियन में हाउ यू के अपमानित होने की बात कही तो कुछ लोग आश्चर्यचकित हुए और कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अब हाउ यू को अपनी मुट्ठी भींचते और गुस्से से दांत पीसते देखकर सभी चौंक गए। क्या यह संभव था कि तीसरी श्रेणी के देश से आए इस बदमाश ने सचमुच युवा मास्टर हाउ यू को अपमानित किया? क्या उसे मौत का डर नहीं है? युवा मास्टर हाउ यू को अपमानित करने का आत्मविश्वास उसे किसने दिया? दूसरी ओर ये शियाओ ने अन्य लोगों की अजीब निगाहों को अनदेखा कर दिया। उसने बस हाउ यू की ओर प्यार से मुस्कुराया और पूछा, तुम कौन हो? तुम PFFT। जैसे ही हाउ यू ने ये सुना, ऐसा लगा जैसे उसे जहर दे दिया गया हो। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसे खून की खांसी होने लगी। इस बदमाश ने उसे ट्रेजर पवेलियन में कई लोगों के सामने अपमानित किया है। ये जानते हुए भी कि वह कौन है, इस बदमाश ने उसे अपमानित करना जारी रखा, लेकिन अब वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वह उसे जानता ही नहीं। हाओ यू को गुस्से में खून से लथपथ खांसते हुए देखकर ग्रैंड जिया साम्राज्य के समूह से एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बाहर आया। उन्होंने ठंडे भाव से ये शियाओ की ओर देखा और ग्रैंड मास्टर वांग और बूढ़ी मां तांग से कहा, क्या आप एक तीसरी श्रेणी के देश ने अपने शिष्यों को ऐसे ही सिखाया है? ग्रैंड मास्टर वांग, जो ये शियाओ और उसके मामले में हस्तक्षेप करने की योजना नहीं बना रहे थे, धीरे से मुर्रे और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर उदासीनता से देखा और कहा, मैं अपने शिष्य को कैसे सिखाता हूं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अपने जंगली कुत्तों को लोगों को बेतरतीब ढंग से काटने से रोकें। ग्रैंडमास्टर वान के शब्द अविश्वसनीय रूप से अशिष्ट थे, जिससे यहां उपस्थित कई दिग्गज लोग चौंक गए। वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति था जो शाही परिवार से नहीं डरता था। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो हाओ यू के लिए बाहर आया और बोला, वह ग्रैंड जिया साम्राज्य के सम्राट के भाई का सबसे छोटा बेटा था। अब चूंकि ग्रैंडमास्टर वांग ने उन्हें अपमानित किया है, इसलिए उनकी मृत्यु ऐसी चीज है जिसे कोई नहीं बदल सकता। ये शियाओ भी हैरान था जब उसने अपने गुरु को इस तरह बोलते देखा। उसकी याद में ग्रैंडमास्टर वांग ने कभी किसी से इस तरह बात नहीं की थी। वह एक दयालु और सज्जन व्यक्ति थे। फिर अचानक उसे क्या हुआ कि वह ऐसा बोल रहा है? अच्छा, क्या आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ग्रैंडमास्टर वांग को देखा और गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता और मुझे परवाह भी नहीं कि तुम कौन हो। अगर तुम्हें भौंकना ही है तो बस भौंको और चले जाओ। ग्रैंडमास्टर वांग ने ठंडे स्वर में कहा। वह परेशानी नहीं चाहता था, लेकिन युवा पीढ़ी के मामले में यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सामने आया और उनके पूरे समूह के लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश की। आप रुकना। जैसे ही अधेड़ उम्र का आदमी कुछ कहने वाला था, एक दबंग आवाज गूंजी। सभी लोग जल्दी से मुड़े और देखा कि एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ था। वह बूढ़ा आदमी एक साधारण मनुष्य की तरह लग रहा था, जिसमें आध्यात्मिक क्यूई का जरा सा भी उतार चढ़ाव या दबाव नहीं था। और फिर भी वहां खड़े होने मात्र से ही वे एक विशाल महासागर के समान प्रतीत होते थे और कोई भी उनका अनादर करने का साहस नहीं करता था। प्रणाम पूर्वज। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जल्दी से उस सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। ये सुनकर कि यह वास्तव में शाही परिवार का पूर्वज था, सभी ने जल्दी से झुककर उनका अभिवादन किया, सिवाय ये जियाओ, ग्रैंडमास्टर वांग, टोंग नियान और उसके दादा और लिन हाओ के। ये दूसरी बार था जब इन 5 लोगों ने सिर नहीं झुकाया। स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन के साथ विलय के बाद ये शियाओं में कई बदलाव दिखने लगे। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह कब बदल गया। ये शियाओ इसलिए नहीं झुका क्योंकि उसका स्वभाव, उसका व्यवहार और उसके पिछले स्वरूप के बारे में सब कुछ पहले ही बदल चुका था। अब वह स्वर्ग और पृथ्वी के सामने भी नहीं झुकेगा, ग्रैंड जिया साम्राज्य के एक शक्तिशाली व्यक्ति के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अगर वह सचमुच झुक गया, तो फिर वह स्वर्गीय मोती का उत्तराधिकारी बनने के योग्य कैसे हो सकता है? वह 9 ड्रैगन को नियंत्रित करने के योग्य कैसे हो सकता है? जहां तक ग्रैंडमास्टर वांग, टोंग नियान और उसके दादा का सवाल है, ये जियाओ ने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे यहाँ के नहीं थे और वे बहुत शक्तिशाली हैं। उनकी ताकत मार्शल पूर्वज क्षेत्र से भी ऊपर हो सकती है, इसलिए उन्हें झुकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक शक्तिशाली और पराक्रमी व्यक्ति एक बूढ़े व्यक्ति के सामने कैसे झुक सकता है?
लिन हाओ ने क्यों सिर नहीं झुकाया, इसका अंदाजा वह नहीं लगा पाया। अध्याय 175 गुप्त क्षेत्र में प्रवेश। एक बूढ़े आदमी ने अपना हाथ हल्का सा हिलाया और सभी लोग जो झुककर प्रणाम कर रहे थे उठ खड़े हुए। उस बूढ़े आदमी ने भी देखा कि ये शियाओ के पांचों लोग झुके नहीं थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन जब उसने ग्रैंडमास्टर वांग, बूढ़े आदमी टोंग और टोंग नियान को देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ग्रैंडमास्टर वांग साधना के मामले में उससे जरा भी कम नहीं थे। यहां तक कि ये जियाओ को भी नहीं पता था कि उसके गुरु की कुछ चोटें ठीक हो गई हैं, जिसके कारण उसकी साधना थोड़ी बढ़ गई है। जब बूढ़े व्यक्ति ने टोंग नियान और उसके दादाजी को देखा तो उसका दिल कांप उठा, क्योंकि उसे पता चला कि वह उन दोनों को नहीं देख सकता था, लेकिन उसने उनके शरीर से एक अत्याचारी आभा महसूस की जो अच्छी तरह से छिपी हुई थी। वह अत्याचारी आभा उससे अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी और उसे दबाने के लिए पर्याप्त थी। फिर उसने ये जियाओ और लिन हाओ को देखा और पाया कि वे दोनों मार्शल किंग रियल मार्शल आर्टिस्ट थे। तभी उसने राहत की सांस ली। वह ये नहीं समझ पाया कि टोंग नियान में इतनी ताकत कैसे है। राजपरिवार के सदस्य के रूप में आप सदाचार और चरित्र के उदाहरण हैं। इतने सारे शिष्यों के सामने लड़ने के लिए क्या आपको अपने शिष्यों के आप पर हंसने का डर नहीं है? उस सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा और उसे डांटा। पूर्वज को रिपोर्ट करते हुए ये तीसरी श्रेणी के देश का एक बूढ़ा आदमी था। जो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ग्रैंडमास्टर वांग की ओर इशारा किया और जल्दी से समझाने लगा, रहने दो, मैं तुम्हारी छोटी मोटी बातों में नहीं पड़ना चाहता। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो ये तुम्हारा अपना मामला है। मेरे जैसे बूढ़े आदमी के लिए जब तक मैं इसे नहीं देखूंगा मुझे परवाह नहीं है। उस सफेद बालों वाले बूढ़े ने अधीरता से उसकी बात काट दी। हाँ पूर्वज, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाकर सहमति जताई और फिर चुपचाप अपने स्थान पर खड़ा हो गया। दादाजी, दादाजी। इस समय ग्रैंड जिया साम्राज्य के समूह से दो खूबसूरत लड़कियां बाहर आई और बूढ़े आदमी को अपने दादा के रूप में बुलाया। ये दो लड़कियां झाओ क्विंगर और झाओ यूफेई थीं। किंग यूफेई, क्या तुम दोनों गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार हो? जब बूढ़े व्यक्ति ने दोनों लड़कियों को देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत एक उज्ज्वल मुस्कान आ गई और उसने दोनों लड़कियों से प्यार से पूछा। हाँ दादाजी, दोनों ने सिर हिलाया। क्या वह झाओ यूफेई नहीं है? वह वास्तव में ग्रैंड जिया साम्राज्य के शाही परिवार की सदस्य है। जब चू फैंग ने झाओ यूफेई को देखा तो वह आश्चर्य से बोल उठे। न केवल चू फैंग बल्कि एजियो ड्रैगन देश के सभी उम्मीदवार जो झाओ यूफेई से परिचित थे, वे भी इस बात से हैरान थे कि वह पूरी तरह से अलग पहचान के साथ यहाँ कैसे आए। झाओ यूफेई ने उनके समूह की ओर देखा और जब उसने ये जियाओ के हतप्रभ चेहरे को देखा तो वह उसकी ओर मुस्कुराए। तीसरी श्रेणी के देश के एक युवक को देखकर उसे मुस्कुराते हुए देखकर यहाँ उपस्थित लगभग सभी लोग ये जियाओ को घूरने लगे। इस समय ये जियाओ को लगा कि अनगिनत लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है हत्या का इरादा झाओ यूफेई के प्रशंसक का था। झाओ किंग रवि अपनी बहन को ये जियाओ की ओर देखकर मुस्कुराती हुई देखकर हैरान थी। वह पहले से ही ये जियाओ को जानती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन भी ये जियाओ को जानती होगी। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने भी आश्चर्य से झाओ यूफेई को देखा और फिर ये जियाओ को देखा। वह पहले से ही इस बात से हैरान था कि ये जियाओ के समूह के 3 लोगों की ताकत उससे जरा भी कम नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। आखिरकार वे सभी तीसरे दर्जे के देश से हैं। एक तीसरी श्रेणी का देश ऐसे राक्षसों को कब पालना शुरू कर देता है? और अब उनकी पोती वास्तव में उस तीसरी कक्षा के देश के एक युवक से परिचित थी। फिर जैसे उसने कुछ सोचा हो, उसके चेहरे पर नरमी आ गई। सब लोग अब मेरी बात पर ध्यान दें। गुप्त क्षेत्र 1 साल तक खुला रहेगा। कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। सबसे पहले, गुप्त क्षेत्र पूरी तरह से अथाह है। कोई नहीं जानता कि इसके साथ क्या हो रहा है। हालांकि इसके अंदर अनगिनत खजाने हैं, लेकिन अनगिनत खतरे भी हैं। थोड़ी सी लापरवाही से आपकी जान जा सकती है। मैं आपको सलाह दूंगा कि इसे हल्के में न लें। इस गुप्त क्षेत्र की खोज मेरे शाही परिवार के साधकों ने की थी। ये पहली बार है जब कोई गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेगा और इस वजह से हम पूरी तरह से अनजान हैं कि यह किस प्रकार का गुप्त क्षेत्र है। मैं आप सभी को केवल चेतावनी दे सकता हूं कि गुप्त क्षेत्र में जल्दबाजी में काम न करें। गुप्त क्षेत्र में हर कदम सावधानी से उठाएं। अज्ञात खतरा हो सकता है और अज्ञात अवसर भी हो सकता है। किसी को किस तरह की मुठभेड़ का सामना करना पड़ेगा यह उसके भाग्य और नियति पर निर्भर करता है।
सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति, जो झाओ किंग एर और झाओ यूफेई के पूर्वज और दादा भी थे, ने सभी को चेतावनी दी और बताया कि गुप्त क्षेत्र के अंदर कैसे कार्य करना है। हर बार जब कोई गुप्त क्षेत्र पाया जाता है या खोला जाता है, तो इससे संबंधित देश को बहुत लाभ होगा और देश को और अधिक विकसित होने में मदद मिलेगी। कहा जाता है कि इस दुनिया में अतीत में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इतिहास की कई चमत्कारी साधना तकनीकें और खजाने अब लुप्त हो चुके हैं। गुप्त क्षेत्र में कई खजाने थे जो उस नुकसान की भरपाई कर सकते थे, और इस वजह से प्रत्येक देश अपने सबसे अच्छे शिष्यों को गुप्त क्षेत्र का पता लगाने के लिए भेजेगा ताकि वे खजाने, साधना तकनीक, मार्शल आर्ट कौशल और कई अन्य चीजें प्राप्त कर सके जो शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। गुप्त क्षेत्र में सभी प्रकार के खजाने हैं और प्राचीन काल के कुछ प्रकार के जानवर भी हैं जो बाहरी दुनिया में विलुप्त हो चुके थे। वे गुप्त क्षेत्र में लगातार बढ़ते रहे। इन जानवरों के कारण गुप्त क्षेत्र में खतरे का स्तर बहुत बढ़ जाता है। अध्याय 176 गुप्त क्षेत्र में प्रवेश 2। इस समय सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और आत्मिक ऊर्जा का एक विस्फोट छोड़ा, जैसे तलवार की हुई का एक झोंका। हवा में एक लहर दिखाई दी और धीरे धीरे लहराने लगी। गठन। ये जियाओ ने देखा कि शून्य में एक गठन छिपा हुआ था। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने पहले जो आध्यात्मिक ऊर्जा की किरण छोड़ी थी, वह साधारण लग रही थी, लेकिन यह एक कुंजी की तरह थी जिसने गठन को खोलने की अनुमति दी। अंतरिक्ष के उतार चढ़ाव के साथ साथ हवा के बीच में अचानक एक बैंगनी भंवर दिखाई दिया जो धीरे धीरे घूम रहा था। यह तारों वाले आकाश के द्वार की तरह था जो एक अतुलनीय रहस्यमय आभा उत्सर्जित कर रहा था। अचानक धीरे धीरे संरचना के पीछे एक बड़ी दरार दिखाई देने लगी। लोग उस दरार के दूसरी तरफ एक और दुनिया को देखकर हैरान रह गए। अंतहीन पर्वत श्रृंखलाएं, आसमान में ऊंचे उठते प्राचीन पेड़, ड्रैगन की तरह कुंडलित विशाल लताएं, और ऐसे पहाड़ जो आसमान की तरह ऊंचे चढ़ते दिखते थे। हालांकि लोगों को ऐसा महसूस होता था कि वे अलग थलग पड़ गए हैं और वे उस दुनिया की आभा को महसूस करने में असमर्थ थे। जब वह दरार पहली बार दिखाई दी तो उस सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने तुरंत हाथ की मुहरें बनाना शुरू कर दिया था। उसके हाथ की मुहरों के बाद उसके पीछे एक बहुत बड़ा रून दिखाई दिया। लेकिन अगर कोई इसे ध्यान से देखे तो वह बता पाएगा कि यह रून वास्तव में हजारों छोटे रूनों से बना है। उस रून ने इस पूरे स्थान को रोशन कर दिया। शून्य से एक विस्फोटक ध्वनि निकली। बैंगनी भंवर पूरी तरह से खुल गया था। यह पूरी तरह से धुंधला और रहस्यमय था। गुप्त क्षेत्र खुला है। आप सभी अपने देशों की रैंक के अनुसार गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। जब प्रतिभाशाली लोगों ने ये सुना तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। सभी ने अपने देश के रैंक के अनुसार प्रवेश करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ग्रैंड जिया साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोगों ने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। उनके पीछे प्रथम श्रेणी के देशों के प्रतिभाशाली लोग थे, और फिर दूसरे दर्जे के देशों और फिर तीसरे दर्जे के देशों के प्रतिभाशाली लोग थे। जब सभी लोग बैंगनी भावर में कदम रखते तो एक बैंगनी शक्ति चुपचाप उनके शरीर में प्रवेश कर जाती। यह आपके शरीर पर एक छाप छोड़ रहा है। जब गुप्त क्षेत्र बंद होने वाला होगा तो ये छाप आप सभी को बाहर आने में मदद करेगी। यदि कुछ लोग बाहर नहीं आना चाहते तो ये छाप उन्हें बलपूर्वक गुप्त क्षेत्र से बाहर भेज देगी। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, जिससे सभी ने सावधानी छोड़ दी और उत्सुकता से आगे बढ़े। जब ये जियाओ ने बैंगनी दरवाजे में कदम रखा तो बिना किसी आश्चर्य के एक शक्ति जो एक छाप के समान थी उसके शरीर में प्रवेश कर गई। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने पहले ही छाप के बारे में समझाया था, इसलिए ये जियाओ ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। बस एक पल में ये जियाओ का शरीर पूरी तरह से गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया। उस क्षण ऐसा लगा जैसे वह अंतरिक्ष और समय के विभिन्न आयामों से गुजर गया हो। उसके हृदय में एक अतुलनीय अद्भुत अनुभूति पैदा हो गई। बहुत जल्दी ही अंधेरा गायब हो गया और ये जियाओ को लगा कि वह जमीन पर गिर गया है। उसने चारों ओर देखा और तुरंत आश्चर्य से भर गया। यह एक अप्रतिम शानदार स्वप्न सी दुनिया थी। पहाड़ी पर बहुत सारे फूल खिले हुए थे और उसकी नजरों से दूर कलकल करती हुई नदियां भी बह रही थीं। इस समय यहां उसके अलावा कोई नहीं था। अन्य लोग दूसरे स्थानों पर टेलीपोर्ट हो गए थे। ये जियाओ ने तुरंत उस स्थान को नहीं छोड़ा जहां वह उतरा था, बल्कि उसने अपने आसपास के वातावरण का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना चुना। ये गुप्त क्षेत्र एक अज्ञात गुप्त क्षेत्र था और किसी भी स्थान पर कई खतरे हो सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, सुरक्षा ही प्राथमिकता थी। ये जियाओ ने चारों ओर देखा तो उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने एक दिशा चुनी और उस दिशा में चलना शुरू कर दिया।
अचानक दूर से एक तीखी और दयनीय चीख गूंजी और फिर एक भयानक ध्वनि ने शून्य को हिलाकर रख दिया। कोई पहले ही मारा जा चुका है। ये शियाओ का दिल जोर से धड़क रहा था। ये तो बस शुरुआत थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि एक साधक पहले ही मर जाएगा। उसे बस यह नहीं पता था कि दूसरे पक्ष ने आखिर क्या उकसाया था। इसके तुरंत बाद उसने अपनी क्षमता स्पिरिट डिवोर एस्केप को सक्रिय किया, जो उसने स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन के साथ पूरी तरह से विलय करने के बाद हासिल की थी, और वह अतुलनीय गति से उस दिशा की ओर उड़ चला जिस दिशा में वह चल रहा था। जल्द ही उसे एक जंगल दिखाई दिया। बिना रुके वह जंगल में घुस गया। जंगल बहुत विशाल था, लगभग असीम। चारों ओर सड़ते हुए पौधे थे, साथ ही कुछ जादुई जानवर और जहरीले जीव भी थे जिनसे बचना मुश्किल था। इस समय इस जंगल में हर जगह उन्मत्त जानवर, जहरीले जीव और अन्य शक्तिशाली प्रतिभाएं थीं। आओ! इस समय एक पक्षी की कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी, फिर एक विशालकाय आकृति आकाश में उड़ी, जिसने आकाश को ढक लिया और सूर्य को ढकते हुए प्रचंड बल की लहरें उठाईं। ये सींग वाला ईगल है। आसमान में विशालकाय पक्षी को घूरते हुए ये शियाओं ने प्रशंसा में आह भरी। हर पंख तलवार की तरह तेज था और अंदर एक ठंडी रोशनी टिमटिमा रही थी। सींग वाले बाज ने अचानक अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश से ये जियाओ की ओर गोता लगाया। कितना तीखा नजारा है! ये जियाओ अपने दिल में सोचने से खुद को रोक नहीं सका और फिर उसने एक बार फिर स्पिरिट डिवोर एस्केप को सक्रिय कर दिया और एक वूश ध्वनि के साथ वह उस स्थान से गायब हो गया जहां वह पहले खड़ा था। सींग वाला बाज अपने लक्ष्य से चूक गया और सीधे एक पेड़ से टकरा गया। ठीक इसी समय ये जियाओ सींग वाले बाज की पीठ के पीछे प्रकट हुआ। पवित्र उंगली कला। उन्होंने तुरंत पवित्र उंगली कला का प्रदर्शन किया जो सीधे सींग वाले ईगल की पीठ में घुस गई। आओ! सींग वाला बाज जोर से चिल्लाया। उसने एक बार फिर अपने बड़े पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गया। ये जियाओ द्वारा बुरी तरह से घायल हो गया था और शायद इसकी बुद्धि बहुत अधिक है, जिसके कारण इसे स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि ये जियाओ के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं है। इसलिए ये जियाओ की ओर देखे बिना ही सीधे भाग गया। ये शियाओ भागते हुए बाज को देखकर चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि गुप्त क्षेत्र में एक साधारण बाज की इतनी बुद्धि हो सकती है। अध्याय 177 स्टारलाइट फूल। सींग वाले बाज के भाग जाने के बाद ये शियाओ आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर बाद वह एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां बहुत सारे पहाड़ थे। आसपास के पहाड़ों में कई विचित्र पत्थर और बड़े बड़े पेड़ थे। कई पौधे ऐसे थे जो बाहरी दुनिया में नहीं थे। स्टारलाइट फूल। ये शियाओ ने अचानक एक कीमती औषधीय जड़ी बूटी देखी जो उसके पास ही एक चट्टान पर लगी हुई थी। वह जड़ी बूटी करीब 1 फुट लंबी थी और उसमें से कई नीले रंग के फूल उग रहे थे। वे फूल बहुत छोटे थे और पूरे पौधे को ढंक रहे थे। वे आसमान को ढंकने वाले तारों की तरह लग रहे थे। उनसे हल्की सी खुशबू आ रही थी। स्टारलाइट पुष्प एक अत्यंत मूल्यवान 5वीं श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटी थी, जो 5वीं श्रेणी की कुछ औषधीय गोलियों का एक दुर्लभ मुख्य घटक थी। ये शियाओ ने देखा कि चट्टान से वास्तव में दर्जनों पौधे उग रहे थे, जिससे उसे बहुत खुशी हुई। गुप्त क्षेत्र वास्तव में खजानों से भरा हुआ था। भले ही उसे इस तरह की औषधीय सामग्री की आवश्यकता न हो, फिर भी वह इसे बेच सकता था या अन्य औषधीय जड़ी बूटियों के साथ इसका आदान प्रदान कर सकता था। ये जियाओ तेजी से उस चट्टान पर चढ़ गया। स्टारलाइट फूलों में से एक के सामने पहुंचकर जैसे ही उसने उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसे अचानक खतरे का एहसास हुआ और वह बिजली की तरह तेजी से पीछे कूद गया। प्रकाश की एक किरण ये जियाओ के हाथ के ठीक सामने से गुजरी। ये शियाओ ने जल्दी से प्रकाश की किरण की ओर देखा और पाया कि यह एक छोटा सा सफेद खरगोश था। आश्चर्य की बात यह थी कि इस खरगोश के मुंह से 2 बड़े दांत निकले हुए थे, जबकि इसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। इसका शरीर भी कई नीले धब्बों से ढका हुआ था जो स्टारलाइट फूल के समान दिखते थे। सैकड़ों स्टारलाइट फूलों के बीच छिपे होने के कारण इसे देख पाना लगभग असंभव था। ये जियाओ को नहीं पता था कि यह खरगोश क्या है, लेकिन वह जानता था कि यह निश्चित रूप से कोई साधारण जानवर नहीं था। स्विश स्विश। अचानक खरगोश की आंखें चमक उठी और लाल रोशनी की 2 किरणें ये जियाओ की ओर बढ़ीं। बकवास। ये जियाओ ने जल्दी से खरगोश के हमले को चकमा दिया। सस। ये जियाओ को छूने में असमर्थ, प्रकाश की 2 किरणें जमीन से टकरा गई, लेकिन जिस बात ने ये जियाओ को सबसे अधिक चौंकाया वह ये थी कि प्रकाश की 2 किरणों के जमीन से टकराने के बाद कोई विस्फोट नहीं हुआ। उसने जो देखा वह और भी अधिक चौंकाने वाला था। उन्होंने देखा कि जिस स्थान पर प्रकाश की 2 किरणें टकराईं, वहां तेजी से संक्षारण होने लगा।
जहर। ये शियाओ को समझ आ गया कि प्रकाश की वे दो किरणें वास्तव में जहरीली थीं। ये दुनिया अकल्पनीय अस्तित्वों से भरी हुई थी। ये छोटा खरगोश वास्तव में अविश्वसनीय रूप से जहरीला था। ये शियाओ के चेहरे पर बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। अभी अभी की अपनी लापरवाही की वजह से वह लगभग मर ही गया था। इसके लिए ये जियाओ को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। स्टारलाइट फूल पहले ही बाहरी दुनिया में विलुप्त हो चुका था। यहाँ इतने सारे स्टारलाइट फूल देखकर ये जियाओ उत्साहित हो गया और अपनी उत्तेजना के कारण उसने अपनी सतर्कता कम कर दी। लेकिन अब ये जियाओ ने एक बार फिर से अपना ध्यान बढ़ाया क्योंकि उसने जहरीले खरगोश को देखा। गुप्त क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है। एक छोटी सी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। ये शियाओ यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह खरगोश केवल चौथी श्रेणी का जादुई जानवर था। भले ही यह जहरीला था, ये जियाओ को इससे डर नहीं लगा। स्वर्गीय बिजली। उसकी उंगली के एक झटके से बिजली की एक किरण खरगोश की ओर तेजी से चमकी। इसकी गति इतनी तेज थी कि खरगोश समय रहते बच नहीं सका और बिजली की किरण से तुरंत ही घायल हो गया और अत्यंत विनाशकारी शक्ति के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये पहली बार था जब ये शियाओ ने स्वर्गीय बिजली को परिष्कृत करने के बाद उसका इस्तेमाल किया था। इसके प्रभाव ने उसे संतुष्टि में अपना सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। खरगोश को मारने के बाद ये शियाओ ने एक छड़ी का इस्तेमाल करके स्टारलाइट फूल को कई बार हल्के से हिलाया और साथ ही किसी भी बदलाव को महसूस करने के लिए अपनी दिव्य इंद्री का भी इस्तेमाल किया। ये पुष्टि करने के बाद कि वहां कोई और खरगोश मौजूद नहीं है, उसने स्टारलाइट फूलों को सावधानीपूर्वक खोदा और उसकी जड़ों पर थोड़ी मिट्टी छोड़ दी। बहुत ही कम समय में ये जियाओ ने स्टारलाइट फूल के 50 से अधिक डंठलों की सावधानीपूर्वक कटाई की। इस प्रक्रिया के दौरान उसने महसूस किया कि कुछ अन्य खरगोश उस पर हमला कर रहे हैं। उसने स्टारलाइट फूल की खुदाई के दौरान उनका भी ख्याल रखा। वे सभी खरगोश सिर्फ स्टारलाइट फूलों में ही नहीं छिपे थे। उनमें से कुछ आसपास की घास या पत्थरों की दरारों में भी छिपे हुए थे। वे बेहद चालाक और चतुर थे। और ठीक इसी चालाकी और चतुराई ने ये शियाओ की चौकसी को और भी बढ़ा दिया। अब वह जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि उच्च जोखिम के साथ उच्च इनाम भी मिलता था। वह अभी अभी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था और अभी उसके बाहरी क्षेत्र में ही था तथा उसने पहले ही 50 से अधिक स्टारलाइट फूल एकत्र कर लिए थे। ऐसे खजाने पहले ही सामने आ चुके थे। एक बार जब वह और गहराई में जाएगा तो निश्चित रूप से कुछ और अच्छे अवसर उसका इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ काम पूरा होने के बाद ये जियाओ ने फिर से चलना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद अचानक उसे हवा की तेज आवाज सुनाई दी। अचानक उसकी पीठ से तेज भिनभिनाने की आवाज सुनाई दी। ये जियाओ तुरंत पलटा और एक झलक पाकर दंग रह गया। उसकी निगाह में खोपड़ी के बराबर बड़ा एक कीड़ा था, जो सफेद कवच की मोटी परत से ढका हुआ था। लाल आंखों से उसे घूर रहा था, जो अपने 8 जोड़ी चांदी के रंग के पंखों को फड़फड़ाते हुए और जानलेवा आभा के साथ अपने तीखे नुकीले दांतों को दिखाते हुए तेज गति से ये जियाओ की ओर आ रहा था। 8 पंखों वाला सफेद कवच वाला कीट। ये शियाओ इस कीड़े को देखकर चौंक गया। उसने तुरंत इस कीड़े को पहचान लिया क्योंकि उसने इसे फॉर्मेशन गॉड की यादों में देखा था। ऐसा कहा जाता है कि 8 पंखों वाले सफेद बख्तरबंद कीट की खोपड़ी का उपयोग एक महान संरचना बनाने के लिए किया जा सकता है। उसके पहले यह 8 पंखों वाला सफेद कवच वाला कीट काफी प्रसिद्ध जानवर था। इसका शरीर पूरी तरह से सफेद कवच की परत से ढका होता है, जिसके कारण इसे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। अध्याय 178 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीड़े। यद्यपि 8 पंखों वाला सफेद कवच वाला कीट केवल 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर की ताकत रखता था, लेकिन इसकी रक्षा और गति अपेक्षाकृत उत्कृष्ट थी। इसके अलावा अपने 8 पंखों के कारण यह इतनी तेजी से उड़ सकता था कि मार्शल सम्राट दायरे से नीचे बैठा एक मार्शल कलाकार केवल धुंधला ही देख सकता था। इतना ही नहीं, अगर इन 8 पंखों वाले सफेद कवच वाले कीड़ों का घोंसला हमला कर दे तो इससे बहुत नुकसान होगा। यहाँ तक कि एक शीर्ष मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ भी उनका सामना करते हुए अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएगा। जैसा कि कहा गया है, 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीटों की अपनी कमजोरी थी। यह आग के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। यदि कोई आग से हमला करे तो मार्शल किंग रियल साधक भी इसे आसानी से मार सकता है। यहाँ 8 पंखों वाला सफेद कवच वाला कीट मिलना कितना आश्चर्यजनक है। अगर ऐसा है तो मैं आपका बलिदान स्वीकार करके बहुत खुश हूं। इस तरह मैं आपकी खोपड़ी इकट्ठा करके एक शानदार संरचना बना सकता हूं। ये शियाओ जोर से हंसा क्योंकि वह 8 पंखों वाले सफेद कवच वाले कीट को मारने के लिए खुद को तैयार कर रहा था।
उसी समय एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। दूर से ही तेज भिनभिनाने की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे जमीन कांपने लगी और पेड़ गिरने लगे। क्या हो रहा है? ये जियाओ ने ये दृश्य देखकर भौहें सिकोड़ लीं। एक झलक पाकर उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। ये सिर्फ एक 8 पंखों वाला सफेद कवच वाला कीड़ा नहीं था, बल्कि उनका एक पूरा समूह उसकी ओर बढ़ रहा था। ये जियाओ ने तुरंत अपनी दिव्य इंद्रिय फैलाए और जब उसने ये देखने की कोशिश की कि कितने 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीड़े हैं, तो वही ये देखकर चौंक गया कि 100 से अधिक 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीड़े अत्यधिक गति से उसकी ओर उड़ रहे थे। 100 से अधिक 8 पंख वाले श्वेत कवच वाले कीड़े, जिनके नुकीले दांत निकले हुए थे और आंखें लाल थीं, साथ ही उनके पंखों के फड़फड़ाने से उत्पन्न होने वाली गगनभेदी ध्वनि बर्फ की एक विशाल वर्षा के समान थी जो सूर्य के प्रकाश में चमक रही थी। कीड़ों की भयावह गति के साथ साथ ये दृश्य देखकर किसी की भी खोपड़ी सुन्न हो सकती है। यहां तक कि ये जियाओ, जो अपनी वर्तमान साधना में था, ये देखकर अपने रोंगटे खड़े कर रहा था। धत्तेरी की! ये शियाओ ने अपने विचारों को एकत्रित करते हुए एक श्राप दिया और इस स्थान से यथाशीघ्र भागने के लिए तुरंत स्पिरिट डिवोर एस्केप को अंजाम दिया। यदि 8 पंखों वाले सफेद कवच वाले कीड़े केवल कुछ दर्जन ही होते, तो ये जियाओ अभी भी उनके साथ हो सकता था, क्योंकि उसके पास एक हथियार था जो उनकी मुख्य कमजोरी थी, जानवर की आग। लेकिन अब वह कैसे नहीं छोड़ेगा। 8 पंखों वाले सफेद बख्तरबंद कीड़ों के 100 से ज्यादा का सामना करते हुए यहां तक कि पीक मार्शल सम्राट दायरे के विशेषज्ञ भी डर जाएंगे और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएंगे। वह सिर्फ एक 3rd स्टेज मार्शल किंग दायरे का मार्शल कलाकार था। यदि वह भाग न जाता तो निश्चित रूप से इन 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीड़ों के विषदंतों के नीचे मर जाता। ये जियाओ के लिए उनमें से एक घोंसले का विरोध करने की कोशिश करना बेहद मूर्खतापूर्ण था। ये शियाओ को भागने की कोशिश करते देख 8 पंखों वाले सफेद कवच वाले कीड़ों की आंखों से तुरंत लाल रोशनी निकली। ये देखकर उनकी जानलेवा आभा चरम सीमा तक बढ़ गई। उनकी पीठ के पीछे लगे 8 जोड़ी पंख अधिक आवृत्ति से फड़फड़ाने लगे, जिससे उनकी गति 3 गुना तेज हो गई। उस क्षण ऐसा लगा जैसे 100 से अधिक 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीड़े एक विशाल सफेद रंग के बवंडर में बदल गए थे। वे अविश्वसनीय गति से ये जियाओ की ओर बढ़े। इतनी जबरदस्त गति! ये जियाओ हैरान था। उसे पता होना चाहिए कि वह आत्मा भक्षण भागने की क्षमता का उपयोग कर रहा था जो उसने स्वर्ग भक्षण दिव्य ड्रैगन के साथ विलय के बाद प्राप्त की थी, लेकिन फिर भी ये 8 पंख वाले सफेद बख्तरबंद कीड़े ये जियाओ के साथ अपनी दूरी कम करने में सक्षम थे। ये जानना और भी अधिक भयावह था कि ये 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीड़े वास्तव में गति के मामले में उससे भी अधिक तेज थे। चूंकि यह लड़ाई अपरिहार्य है, इसलिए मैं आप लोगों को अपने समुद्री ड्रैगन भाले का स्वाद चखाऊंगा। इस समय ये जियाओ अविश्वसनीय रूप से निर्णायक था। जब उसने देखा कि वह बच नहीं सकता, तो पीछे हटने के बजाय उसने जमीन पर एक लात मारते हुए खुद को हवा में जानवरों की ओर उछाल दिया। हाथ हिलाने से उसके हाथ में एक चमकदार नीला भाला प्रकट हुआ। अपने हाथ में समुद्री ड्रैगन भाला पकड़कर उसने तुरंत समुद्री ड्रैगन भाले के कौशल का प्रदर्शन किया। समुद्री ड्रैगन उतरता है, पहली शैली, लहरों के हाथ। जैसे ही ये जियाओ ने समुद्री ड्रैगन अवतरण की पहली शैली का प्रदर्शन किया, तुरंत ही पूरे क्षेत्र में एक भयावह आभा छा गई। पूरा इलाका अचानक बदल गया और विशाल समुद्र में तब्दील हो गया। जहां तक नजर जाती थी, पानी ही पानी नजर आता था और पानी के ऊपर ये जियाओ उड़ रहा था, जबकि उसके सामने 100 से अधिक 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीड़े अपनी लाल आंखों से लाल रोशनी चमकाते हुए उसकी ओर उड़ रहे थे। गर्जन! अचानक एक ड्रैगन की दहाड़ पूरे समुद्र में गूंज उठी और एक के बाद एक अनगिनत ड्रैगन के पंजे पानी से बाहर निकले और 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीटों की ओर बढ़े। धमाक, 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 धमाक! इस समय धातु की टकराहट की एक श्रृंखला सुनी जा सकती थी, साथ ही 100 से अधिक 8 पंख वाले सफेद कवचधारी कीटों की अजीब आवाजें और चीखें भी सुनाई दे रही थीं। ये जियाओ ने अभी जो क्रियान्वित किया है वह समुद्री ड्रैगन के अवतरण की पहली शैली है, जो निम्न श्रेणी के अमर रैंक मार्शल आर्ट तकनीक के समतुल्य है। हालांकि इस हमले से 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीड़ों के पूरे समूह का सफाया हो जाना चाहिए था, लेकिन ये शियाओ की अपनी ताकत अभी भी बहुत कम थी और अपनी कम ताकत के कारण वह समुद्री ड्रैगन अवरोहण की पहली शैली की पूरी क्षमता को सफलतापूर्वक दिखाने में असमर्थ था। ये जियाओ के समुद्री ड्रैगन वंशजों और 100 से अधिक 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीटों के बीच टकराव के बाद समुद्र पतली हवा में गायब हो गया और वह स्थान सामान्य हो गया। ये जियाओ ने अपने सामने देखा कि 8 पंखों वाले आधे से अधिक सफेद कवचधारी कीड़े उससे भयंकर दृष्टि से देख रहे थे। जहां तक 8 पंखों वाले सफेद कवच वाले कीटों के अन्य आधे भाग का प्रश्न है,
उनमें से कुछ मर चुके थे जबकि कुछ बुरी तरह घायल थे, जिसके कारण वे उड़ने या ये शियाओं के साथ लड़ने में असमर्थ थे। अध्याय 179 परिवर्तन। ये जियाओ एक बार फिर 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीड़ों के समूह की ओर बढ़ा। चूंकि उसके और 8 पंखों वाले सफेद कवच वाले कीड़ों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी, इसलिए उसका एकमात्र लक्ष्य अब उन्हें पूरी तरह से खत्म करना था। चाहे उसे कितनी भी बार उन पर हमला करना पड़े, वह हमला करेगा। पस्क 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 पस्क। इससे पहले कि ये जियाओ अपना हमला फिर से कर पाता, 50 से अधिक 8 पंखों वाले सफेद कवच वाले कीटों ने एक अजीब सी भिनभिनाने वाली ध्वनि निकाली। इसके बाद 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीड़ों ने अपने विषदंत दिखाए और ये शियाओ की दिशा में तेजी से काटते हुए उसे चारों दिशाओं से घेर लिया, जिससे कोई अंतराल न रह जाए। यदि कोई बगल से देखे तो वह देखेगा कि ये शियाओ का पूरा शरीर 8 पंखों वाले सफेद कवच वाले कीड़ों की एक परत से घिरा हुआ है, मानो वे उसे खा रहे हों। ये जियाओ के दिल से ठंडक की एक झलक उभरी। दिव्य ड्रैगन के पंख। आत्मा भक्षण भागो। जीवन और मृत्यु के इस समय में उन्होंने तुरंत दिव्य ड्रैगन के पंखों का उपयोग किया और अपने पंख फड़फड़ाते हुए उन्होंने आत्मा भक्षण एस्केप को अंजाम दिया। एक ही झटके में उसने 8 पंख वाले सफेद कवचधारी कीटों का घेरा तोड़ दिया और उनसे दूर हो गया। वह एक बार फिर 8 पंख वाले सफेद कवचधारी कीटों पर हमला करने के लिए तैयार था। उसने अपने हाथ से समुद्री ड्रैगन भाले को हवा में घुमाया और एक बार फिर समुद्री ड्रैगन अवतरण की पहली शैली को निष्पादित करने के लिए रुख अपनाया। ठीक इसी समय शेष सभी 8 पंख वाले श्वेत कवचधारी कीड़े भी अजीब आवाजें निकालते हुए उसकी ओर उड़े। समुद्री ड्रैगन उतरता है, पहली शैली लहरों के हाथ। ठीक समय पर, इससे पहले कि 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीड़े अपने नुकीले दांत ये जियाओ के शरीर पर मारते, ये जियाओ ने अपना सबसे शक्तिशाली कौशल दिखाया और 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीड़ों पर हमला कर दिया। गर्जन। पूरा क्षेत्र एक बार फिर समुद्र में बदल गया और ड्रैगन की दहाड़ के साथ कई ड्रैगन के पंजे पानी से बाहर निकल आए और 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीटों की ओर झपटे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी गति बढ़ाने के लिए स्पिरिट डिवोर एस्केप का भी इस्तेमाल किया। एक चमक के साथ ये जियाओ तुरंत 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीड़ों के सामने प्रकट हुआ। हालांकि उसकी तीव्र गति के बावजूद 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीटों की गति और भी अधिक थी। लेकिन ठीक इसी वजह से ये जियाओ का हमला और 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीड़े दोनों एक दूसरे से टकरा गए और एक जोरदार विस्फोट की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। बूम बूम। टकराना। टक्कर से ये शियाओ का शरीर उड़कर पास ही जमीन पर आ गिरा, जिससे जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। खांसी खांसी। ये शियाओ को अपनी पीठ में बहुत दर्द महसूस हुआ। 8 पंखों वाले सफेद बख्तरबंद कीड़ों से टकराने के बाद उसकी पीठ को ऐसा लगा जैसे उसे चीर दिया गया हो, जिससे उसके शरीर को गंभीर क्षति पहुंची और उसने खांसते हुए कई मुंह खून बाहर निकाला। दूसरी ओर 8 पंख वाले सफेद बख्तरबंद कीटों के समूह को भी गंभीर क्षति हुई। उनकी संख्या में भी बड़ी मात्रा में कमी आई। अब केवल 20 से कुछ अधिक 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीड़े बचे थे जो ये जियाओ की ओर अजीब आवाजें निकाल रहे थे। ये जियाओ को लगा जैसे वे उसे धमकाने की कोशिश कर रहे थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे कहना चाह रहे हो कि ये जियाओ ने उनके कई साथियों को मार दिया है, इसलिए वे भी अपने मृत और घायल साथियों का बदला लेने के लिए ये जियाओ को मार देंगे। इससे पहले कि ये जियाओ जमीन से उठ पाता, 8 पंखों वाले सफेद कवच वाले कीड़ों के झुंड की भावनाएं बढ़ गईं, मानो वे इस लड़ाई में जीत हासिल करने वाले हों। जमीन पर ये जियाओ का खून और उसकी गंभीर चोटें देखकर उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और कीड़ों के कुछ बादलों में बदल गए और ये जियाओ पर झपट पड़े, जिससे उसे आराम करने का भी समय नहीं मिला। जा मर। ये देखकर ये जियाओ के दिल से एक भयानक युद्ध का इरादा फूट पड़ा। क्या ये कीड़े मकोड़े सचमुच उसे धमकाने का साहस कर सकते हैं? रूपांतरित हो जाओ। टकराना। एक जोरदार विस्फोट के साथ ये शियाओ की पीठ से एक विशाल सुनहरी रोशनी निकली और एक ड्रैगन की छाया प्रकट हुई और हवा में तैरने लगी, जो 8 पंखों वाले सफेद कवच वाले कीड़ों के झुंड को देख रही थी। 8 पंख वाले श्वेत कवचधारी कीटों की गतिविधियां रुक गईं, क्योंकि उनकी आंखों में भय का भाव भर गया था। अचानक छाया हवा में बिखर गई और ये जियाओ का शरीर एक ड्रैगन में बदलने लगा। समुद्री ड्रैगन के अवतरण की पहली शैली को क्रियान्वित करने के बाद ये शियाओ की सारी आत्मिक ऊर्जा पहले ही खर्च हो चुकी थी। उसके पास स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन में रूपांतरित होने और 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीड़ों से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जिस क्षण से वह स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन के साथ विलीन हुआ, यह पहली बार था जब वह वास्तव में एक ड्रैगन में परिवर्तित होने जा रहा था।
कुछ ही समय बाद ये शियाओ एक काले ड्रैगन में बदल गया जिसके हर तराजू पर कुछ खूबसूरत सुनहरे पैटर्न उकेरे गए थे। वह स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन में परिवर्तित हो गया है। स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन में रूपांतरित होने के बाद उसने अपने शरीर में अपार शक्ति का अनुभव किया। उसे एक विशेष प्रकार की शक्ति का भी एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब उसने ये देखने की कोशिश की कि यह किस प्रकार की शक्ति है, तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसे यह शक्ति ड्रैगन के आकार की ऊर्जा से महसूस हुई जो उसके शरीर के भीतर घूम रही थी। ये वही ऊर्जा थी जो स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन के साथ उसके साथ विलीन हो गई थी। इससे पहले उसने कई बार इस ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की लेकिन वह असफल रहा, और अब जब वह स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन में परिवर्तित हो गया था तो उसने अंततः इस ऊर्जा को महसूस किया और अंततः उसे पता चला कि वह पहले इस ऊर्जा को महसूस करने में असमर्थ क्यों था। इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर यह होगा कि वह इस ऊर्जा को केवल स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन में रूपांतरित होने के बाद ही महसूस कर सकता था। उसे लगा कि यह ऊर्जा एक प्रकार की बहुत विस्फोटक ऊर्जा है, लेकिन उसे यह भी लगा कि किसी कारणवश वह भी इस ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता। जब भी उसने इस ड्रैगन आकार की ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश की, हर बार यह ऊर्जा आसानी से उसके नियंत्रण से मुक्त हो गई। ये शियाओ इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, वह केवल ये देख सकता था कि यह हर बार उसके नियंत्रण से मुक्त हो रहा है। अध्याय 180 परिचित एहसास। चूंकि वह अभी ड्रैगन के आकार की ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इसे दोबारा नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया। उसने अपनी सुनहरी आंखों से 20 से अधिक 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीटों को देखा। मैं तुम सबको बता दूंगा कि मेरे साथ खिलवाड़ करने का क्या परिणाम होगा। अभी ये जियाओ पहले से ही 100 मीटर से अधिक लंबे स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन में बदल चुका है और उसके विशाल शरीर के सामने 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीड़े वास्तव में कीड़ों की तरह दिख रहे थे। खा जाओ। ये शियाओ ने अपना बड़ा मुंह खोला और एक ही शब्द कहा, खा लो। जैसे ही उसने कहा खाओ, उसके मुंह के सामने एक काला भंवर प्रकट हुआ और शेष सभी 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीड़े एक ही पल में उसके द्वारा खा लिए गए। 8 पंख वाले श्वेत कवचधारी कीड़े तुरंत धूल में बदल गए। ये जियाओ थोड़ा निराश हुआ क्योंकि 20 से अधिक 8 पंख वाले सफेद कवच वाले कीड़ों को खाने के बाद भी उसकी साधना में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। अचानक ये जियाओ ने अपना सिर घुमाया और एक निश्चित दिशा में देखा। उसे लगा कि उस दिशा से एक बहुत ही परिचित आभा निकल रही है। कुछ ही देर बाद वह एक बेहद गुप्त स्थान पर पहुंचा। उसे लगा कि सामने की झाड़ियों के पीछे से कोई जानी पहचानी आभा आ रही है। वह अपने मूल स्वरूप में आ गया और अपने हाथों से झाड़ियों को हटा दिया। उसके सामने एक छोटी सी गुफा दिखाई दी और गुफा का प्रवेश द्वार भी झाड़ियों से भरा हुआ था। ये शियाओ खड़ा हो गया। एक गुफा के सामने इतना अंधेरा था कि वह अपनी उंगलियां भी नहीं देख सकता था, अंदर से एक दुर्गंध आ रही थी। जब ये जियाओ इस बात पर झिझक रहा था कि उसे गुफा में प्रवेश करने का जोखिम उठाना चाहिए या नहीं, तो उसने क्षितिज से 2 काले बिंदु उड़ते हुए देखे। ये जियाओ ने तुरंत अपने शरीर का आधा हिस्सा गुफा के नीचे छिपा लिया जब उसने उन 2 काले बिंदुओं को देखा जो उसकी ओर उड़ रहे थे। इस समय 2 आकृतियां आसमान में खड़ी थीं और आसपास की ओर ऐसे देख रही थीं जैसे वे कुछ खोज रही हों। घनी झाड़ियों के कारण उन्हें ये जियाओ का कोई निशान नहीं मिला। ये शियाओ ने एक नज़र में ही उनमें से एक को पहचान लिया। वह उसका दुश्मन था, हाओ यू, ग्रैंड जिया साम्राज्य के शाही शहर के हाओ परिवार का युवा स्वामी, और दूसरा एक ऐसा युवक था जिसे वह नहीं जानता था। कियू वानली, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने एक विशाल ड्रैगन को यहाँ उड़ते हुए देखा है? मैं उस ड्रैगन को क्यों नहीं देख सकता? इस समय ये जियाओ ने हाओ यू को उसके बगल में बैठे युवक से, जिसका नाम कियू वानली था, एक विशालकाय ड्रैगन के बारे में सवाल पूछते हुए सुना। वह तुरंत समझ गया कि शायद इस कियू वानली ने उसे दूर से ड्रैगन के रूप में देखा था और सोचा था कि यहाँ कोई ड्रैगन है। इसीलिए वह उस ड्रैगन की खोज के लिए हाओ यू को अपने साथ यहाँ ले आया। वे कैसे जान सकते थे कि जिस ड्रैगन को वे खोज रहे थे वह असली ड्रैगन नहीं था, बल्कि ये जियाओ था जो पहले स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन में परिवर्तित हो गया था। युवा मास्टर हाओ यू, मैं कसम खाता हूं कि मैंने यहाँ अपनी आंखों से एक विशालकाय काले और सुनहरे ड्रैगन को देखा है। उस ड्रैगन को देखने के बाद मैं जल्दी से आपको खोजने चला गया ताकि आप उस ड्रैगन को पकड़ सकें। जब कियू वानली ने हाओ यू की गुस्से वाली आवाज सुनी तो उसने जल्दी से हाओ यू को जवाब दिया, हुन्फ, बेहतर होगा कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, अन्यथा तुम्हारा केवल एक ही परिणाम होगा और वह है मौत। ये कहकर हाओ यू दूसरी दिशा में उड़ गया। कियू वानली का शरीर थोड़ा कांप उठा और वह भी जल्दी से हाओ यू के पीछे चला गया।
दूसरी ओर इस समय ये जियाओ भी चुपचाप गुफा में प्रवेश कर गया। वह इस समय किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहता था। अभी किसी से लड़ने की जल्दी थी। ये शियाओ ने अपने दाहिने हाथ में समुद्री ड्रैगन भाला और बाएं हाथ में जानवर की आग पकड़ी थी, जो इस अंधेरी गुफा में प्रकाश के स्रोत के रूप में काम करती थी। गुफा का प्रवेश द्वार छोटा लग रहा था, लेकिन अंदर जाने पर अंदर की जगह थोड़ी बड़ी लगी। दीवारों पर लगे पत्थर असमान थे, जिससे कई खड्डे बन गई थीं। समय समय पर पानी की बूंदें दीवारों के साथ टपकती थीं और प्राकृतिक टेढ़ी मेढ़ी खाई में बहकर ये शियाओ के पैरों के पास से बहती थीं। जैसे जैसे ये जियाओ गहराई में गया, बदबू और दुर्गंध अधिक स्पष्ट होती गई। अचानक दीवार पर हरी आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी, जो ये जियाओ को ठंडी निगाहों से देख रही थी। ये शियाओ के हाथ में मौजूद जानवर की आग तुरंत खिल गई और आसपास का माहौल अचानक से चमक उठा। फिर ये शियाओ ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर किसी की भी खोपड़ी सुन्न हो गई। अनजाने में ही वह सैकड़ों 1 फुट लंबी चींटियों से घिरा हुआ था। हालांकि ये चींटियां थोड़ी अजीब लग रही थीं। उनका शरीर 1 फुट लंबा था, उनकी त्वचा भूरी काली थी, हरी शैतानी आंखें थीं और उनके दांत बाहर निकले हुए थे। उनकी पीठ पर मांसल पंखों की एक जोड़ी भी थी। ये पंख ड्रैगन के पंखों के समान दिखते थे, लेकिन ये जियाओ ने इस समय इसकी पुष्टि करने की हिम्मत नहीं की। चीख! चींटी अब और नहीं रुक सकी। एक तीखी चीख निकालने के बाद वह ये शियाओ की ओर कूद पड़ी। उसकी पीठ पर लगे पंख तुरंत फैल गए। ये जियाओ ने सीधे समुद्री ड्रैगन भाला घुमाया और आने वाली चींटी पर वार किया। एक दयनीय चीख के साथ समुद्री ड्रैगन भाला चींटी के शरीर में घुस गया। चींटी के शरीर से भाला निकालने के बाद उसके अंदरूनी अंगों से मिला हरा खून जमीन पर बहने लगा। उसका मुंह अभी भी खुला और बंद था, लेकिन वह तुरंत नहीं मरा। ये जियाओ ने एक बार फिर अपना भाला उसके सिर में घोंप दिया और इस क्षण ये चींटी मर गई। इस समय ये जियाओ ने भी उनकी ताकत देखी। ये चींटियां केवल तीसरी श्रेणी की जादुई जानवर थी, लेकिन उनकी संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी थी। ये शियाओ ने गुफा में गहराई से देखा। वह अभी भी वहां परिचित उपस्थिति महसूस कर सकता था, लेकिन वह ये नहीं बता सकता था कि वह उपस्थिति क्या थी। यदि वह और गहराई में जाना चाहता है तो उसे पहले इन सैकड़ों 1 फुट लंबी अजीब चींटियों को मारना होगा।